हेलो स्टूडेंट, SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं DLED फर्स्ट ईयर की शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान और पाठ्य चर्चा विषय, जिसमें हमने प्राचीन यूनानी परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें हमने पढ़ा सुकरात के बारे में पढ़ा, प्लेटो के जीवन दर्शन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की शैक्षिक मान्यता, अरस्तु की शैक्षिक मान्यता। प्लेटो और सुकरात के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो प्राचीन जो यूनानी दार्शनिक हैं, उनने शिक्षा के बारे में क्या क्या अपने विचार दिए। तो सुकरात ने अपने आदर्शवादी विचार दिए, प्लेटो ने विचारवादी विचारधारा रखी, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। इन तीनों के बारे में हम प्राचीन यूनानी परंपरा पढ़ेंगे और इन्हीं की परंपराओं का आज वर्तमान में भी क्या उनका उद्देश्य रहा है और किस आधार पर वर्तमान में भी इनका प्रभाव जमा हुआ है, ठीक है। तो अरस्तु का समय काल है 348 से 322 ईस्वी पूर्व। इनका जन्म हुआ था 384 ईस्वी में। स्थान था यूनान के मैसेडोनिया राज्य के स्टेजीरा उपनगर में। यूनान के मैसेडोनिया राज्य के स्टेजीरा उपनगर में हुआ था। पिता था निकोमेक्स। पिता कौन था? निकोमेक्स। पिता जो उस समय के जो राजा थे, मैसेडोनिया राजा के फिलिप। कौन था राजा? फिलिप। राजा फिलिप के चिकित्सक थे। उनके राज्य में क्या थे? चिकित्सक थे। किसके? राजा फिलिप के। कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का राजा था। और मैसेडोनिया के राजा के यहाँ उनके पिताजी जो निकोमेक्स थे, वो क्या करते थे? चिकित्सक का काम करते थे। और 17 वर्ष की उम्र में ही एकेडमी एथेंस में उनका क्या करा दिया? एडमिशन करा दिया। किसका? अरस्तु का। और उस एकेडमी में वो संपूर्ण विद्यार्थियों में से सबसे मेधावी विद्यार्थी थे। संपूर्ण विद्यार्थियों में से क्या थे? सबसे मेधावी विद्यार्थी थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेधावी विद्यार्थी थे, ठीक है। और इसीलिए प्लेटो जो उस एकेडमी का शिक्षक था, उसने ये कहा था कि जो अरस्तु है वो इस एकेडमी का मस्तिष्क है। यानी अरस्तु को एकेडमी का मस्तिष्क की संज्ञा किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। यानी बहुत मेधावी, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। इसी कारण उसने कहा था कि इस एकेडमी का अगर कोई मस्तिष्क है तो वो कौन है? अरस्तु है। इस प्रकार के उसके विचार रखे गए थे। और उसका एक धनी परिवार में यानी चिकित्सक था। तो और फिलिप्स का चिकित्सक होने के कारण इनका जो कार्य था, जो क्षेत्र था, उनका जो परिवार था वो राजशाही यानी धनी परिवार था। तो इसके शिक्षा की भी व्यवस्था क्या की गई थी? उचित व्यवस्था की गई थी। एजुकेशन क्या अच्छा एजुकेशन इसको अरस्तु को दिया गया था, ऐसी व्यवस्था थी उनकी। इसके साथ साथ उसने क्या किया? प्लेटो ने उसको एकेडमी का शिष्य बताने के बाद भी प्लेटो के विचार से भिन्न विचार अरस्तु ने दिए भी थे। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये भी उनकी जीवनी में ये भी बताया जाता है कि अरस्तु एक विषय का अध्ययन नहीं करते थे, विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे, सबसे ज़्यादा चिंतन करते थे। इसलिए उसको चिंतन का विद्यार्थी भी कहा जाता था। यानी मूर्धानंद यानी मनन सबसे ज़्यादा करते थे, ठीक है। हर विषय के बारे में, हर विषय का क्या था उनको ज्ञान था, और हर विषय का क्या था उनको चिंतन का कार्य करते थे हर विषय पर उसने। तो अरस्तु किस विषय के विद्वान थे? इस प्रश्न के स्थान पर यही कहा जा सकता है कि ऐसा कोई विषय नहीं था जिसको उसको ज्ञान नहीं था। ऐसा कोई विषय नहीं था जिसका उसको ज्ञान नहीं था। सब विषयों का उसको क्या था? नॉलेज था। विद्वान थे, सचमुच ज्ञान के भंडार थे। दर्शन के क्षेत्र में दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित थे। यूं ये आदर्शवादी जनक थे। आदर्शवाद के क्या थे? जनक थे। प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो ने इसकी बड़ी श्रद्धा थी।
परंतु ये भी कहा जाता है कि प्लेटो में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन प्लेटो ने जो कहा उस बात के प्रतिरूप ही उन्होंने जवाब दिया था। और उसने जवाब क्या दिया था कि प्लेटो के विचार जगत को सत्य और वस्तु जगत को असत्य मानते थे। प्लेटो क्या मानते थे, इस बात को सही समझना। प्लेटो की धारणा क्या थी? प्लेटो की धारणा थी विचारों के जगत को सत्य, विचारों के जगत को सत्य, यानी विचार का जो है वो क्या है, सत्य हैं जो व्यक्ति के, और वस्तु जगत को असत्य मानते थे। वस्तु जगत को असत्य मानते थे। ये कौन मानता था? प्लेटो मानता था। प्लेटो का गुरु कौन, प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। देखो अरस्तु उनका मान सम्मान करता था और उनके जीवन में इसका महत्व भी अच्छा था प्लेटो का, लेकिन विचारों में उनकी दर्शनता के आधार पर उनका क्या था, क्योंकि आदर्शवादी विचारधारा के जनक ही थे ये भी, लेकिन इनके विचार क्या थे, भिन्न थे। यानी प्लेटो का विचार क्या था कि विचारों के जगत को वो सत्य और वस्तु जगत को क्या मानते थे, वो असत्य मानते थे। अरस्तु इसके प्रतिरूप वस्तु की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की, वस्तु की स्वतंत्र सत्ता विकसित की, स्वतंत्र सत्ता विकसित की, और वस्तु जगत को वास्तविक माना, और वस्तु जगत को वास्तविक माना। नहीं, वस्तु जगत को क्या माना? वास्तविक। ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने, प्लेटो ने क्या कहा कि विचारों के जगत को क्या कहा? सत्य, और वस्तु जगत को क्या कहा? असत्य। लेकिन अरस्तु क्या कहता है कि वस्तु की स्वतंत्र सत्ता विकसित की, कि वस्तु क्या है? स्वतंत्र है, वो जहाँ है उसी जगह उसका क्या है? आधिपत्य है। और यही कहा कि इसने जो असत्य बताया इसको इसने क्या बता दिया? वस्तु जगत को क्या बता दिया? वास्तविक बता दिया, यानी सत्य बता दिया। यानी इसके विपरीत, प्लेटो के विपरीत उन्होंने अपने विचार दिए। किसने दिए? अरस्तु ने। और उन्होंने बताया कि वस्तु की स्वतंत्रता सत्ता मानने के कारण ये यथार्थवादियों के जनक माने जाते हैं। इसी के कारण यथार्थवादी के जनक माने जाते हैं। यथार्थवादी के जनक, तो यथार्थवादी का जनक कौन? अरस्तु। यथार्थवादी के जनक कौन? अरस्तु। क्यों? क्योंकि वस्तु जगत को सत्य मानने के कारण वास्तविकता में क्या करते थे? ये विश्वास करते थे, वही सत्य है। यानी जो वास्तव में है वही क्या है? सत्य है। जबकि प्लेटो क्या कहता था? जो व्यक्ति के विचार हैं, जो विचारों को रखते हैं, वो विचार ही क्या है? अपने आप में सत्य हैं। जबकि ऐसा इन्होंने नहीं माना। ठीक है, ये उनकी जीवन की घटनाएं थी कुछ। अरस्तु ने इस जगत को ही यथार्थ सत्ता माना है, और संसार के दो तत्व बताए हैं उसने, और एक तत्व बताया साधारण जगत और एक तत्व बताया विशिष्ट जगत। एक है साधारण जगत और एक है विशिष्ट जगत। एक साधारण जगत, दूसरा विशिष्ट जगत। ये दो जगत बताए उन्होंने, और उनके बारे में उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि अरस्तु ने कार्य कारण संबंध की स्पष्ट व्याख्या की है। उसके कारण चार प्रकार के हैं। यथा मिट्टी उत्पादन करना कुम्हार निर्मित करता है, यानी मिट्टी है, मिट्टी को कौन उत्पादनकर्ता का कार्य कौन करता है? कुम्हार करता है। ठीक है, तथा कुम्हार जिस लक्ष्य को लेकर आरंभ से अंत तक कार्य करता है वो लक्षणार्थक, यानी वो उसके लक्षण है। शुरू से लेकर लास्ट तक वो मटका बनाता है, वो उसका लक्ष्य है। मटका बनाना उसका क्या है? लक्ष्य है। मटका बनाना उसका क्या है? लक्ष्य है। तो इसी प्रवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने बताया कि साधारण जगत है, साधारण जगत में वस्तु एक निर्मित है
और उस वस्तु को निर्माण करने का कार्य कौन करता है? वस्तु को निर्माण करने का कार्य कौन करता है? कुम्हार करता है। और कुम्हार का लक्ष्य क्या है कि जो मिट्टी है उस मिट्टी को उत्पादन करने का काम भी कौन करता है? कुम्हार। इसका मतलब वो क्या है? साधारण जगत है। वो क्या है? अपने आप में साधारण जगत है। इसी आधार पर उन्होंने ये अकार्मक कारण भी बताया है और उसके कारण बताए कि आधान करना, निर्मित करना, अकार्मक करना और लक्षणात्मक करना, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें कई प्रकार के आदान प्रदान और कारण समायोजित होते हैं। अरस्तु का मानना है कि इस जगत की उत्पत्ति का आरंभिक काल अवश्य होना चाहिए क्योंकि उसकी अनंत श्रृंखला है। क्योंकि उसकी क्या है? अनंत श्रृंखला है। यानी किसी भी वस्तु जगत को कार्य करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि कुम्हार मिट्टी उत्पादन करता है, मिट्टी होती है, उस मिट्टी को उत्पादित करने का काम कौन करता है? कुम्हार एक मटका बनाता है। तो वो क्या है? एक वास्तविक है। वो उसका लक्ष्य, उसका आधान, उसका प्रदान, उसके कार्य करने की शैली, ये सब इस बात को स्पष्ट करती है कि साधारण जगत में उसने वस्तु को क्या किया है? निर्मित किया है और अपना लक्ष्य क्या किया है? निर्धारित किया है। तो इस बात से स्पष्ट होती है कि अरस्तु का वास्तविक जगत के साथ क्या है? सत्यता थी। उसके बाद है अरस्तु के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? अरस्तु द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं का इस ढंग से प्रशिक्षण करना है जिससे उसमें विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके। क्या मिल सके? शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या रखा गया? विवेक, यानी विवेक के साथ जगत में क्या मिल सके? उसको विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके, विवेक का उत्थान हो, अपना कार्य करने में वो क्या हो? समर्थ हो। यानी अपने कार्य में वो अपनी विवेक या चिंतन के द्वारा वो क्या कर सके? कार्य कर सके। इस प्रकार की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। यानी आवश्यकता के अनुसार उसको कार्य मिलना चाहिए और उसी आवश्यकता के अनुसार वो अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से क्या कर सके? वो कार्य को संचालित कर सके। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रखा गया था उन्होंने। और अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है जो परम विवेकशील हो। क्या हो? परम विवेकशील, विवेकशील हो, परम विवेकशील हो, यानी कार्य को संचालित करने के लिए ऐसी श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना है जिस कारण वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सके, यानी प्रेम विवेक की उत्पत्ति कर सके। अरस्तु ने शिक्षा के अनेक उद्देश्य बताए। शिक्षा संबंधी उनके अनेक विचार भी की धारणा की कि सुखी और सदाचारी बनने के लिए शिक्षा जरूरी है। सुखी और सदाचारी बनने के लिए क्या है? शिक्षा की जरूरी है। शिक्षा के उद्देश्य भी यही रखा गया कि शिक्षा से ही व्यक्ति क्या होता है? सुखी और सदाचारी बन सकता है, एक दूसरे का सहयोग कर सकता है और कार्य को संचालित कर सकता है। इसके साथ साथ उसने राज्य का आज्ञापालक उपयोगी सदस्य बनाना चाहता था। यानी राज्य का आज्ञाकारी और उपयोगी सदस्य बन सकता है किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। अगर प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिले तो शिक्षा मिलने से वो राज्य का आज्ञाकारी सदस्य बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा सामान्य जीवन की उत्पत्ति का विकास कर सकता है, यानी अपने जीवन की उत्पत्ति का क्या कर सकता है? वो विकास कर सकता है। ठीक है। तथा राजकीय कार्यों या राजकीय संविधान के अनुकूल सर्वांगीण विकास भी उसमें शिक्षा में ही सम्मिलित किया गया। यानी राज कार्य में, राजकीय कार्यों में भी रहकर वो सर्वांगीण विकास कर सके। इस प्रकार से शिक्षा का कार्य रखा गया। तो उनके प्रमुख सिद्धांत थे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य आता है जिसमें सबसे पहला जो उसका सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सिद्धांत। यानी शिक्षा के उद्देश्य में उसके क्या सिद्धांत है? तो सिद्धांत पहला आता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। यानी व्यक्ति का क्या होना चाहिए? शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। किससे होना चाहिए? शिक्षा से होना चाहिए। अरस्तु की शिक्षा की मान्यता की थी कि उस शिक्षा से व्यक्ति का शारीरिक मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। सभी रूप से सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और वो विकास किससे संभव है? शिक्षा से संभव है। दूसरा उन्होंने दिया शिक्षा की राजनीतिक उद्देश्य।
दूसरा इन्होंने क्या बताया, शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए। अरस्तु ने शिक्षा को राजनीति का एक अंग माना है। उसने विभिन्न राजनीतिक विषयों का अध्ययन पर जोर देकर ये स्पष्ट किया है कि नागरिकों को शिक्षा का माध्यम संवैधानिक होना चाहिए और ऐसे ढांचे में डालना चाहिए कि उनको राजनीति का ज्ञान प्राप्त हो। राजनीतिक का क्या हो, ज्ञान, यानी संवैधानिक ढांचा ऐसा बनाना चाहिए कि उनका राजनीतिक कार्य भी क्या हो, सफल हो। तो राजनीतिक शिक्षा राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी दी जानी चाहिए। ये किसका विचार था, किसका सिद्धांत था, अरस्तु का। उसके बाद नंबर 3 आता है, वो आता है शिक्षा का नैतिक उद्देश्य। शिक्षा का नैतिक उद्देश्य, शिक्षा का नैतिक उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या रखा गया, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, नैतिक। नैतिक का मतलब शिष्टाचार की स्थिति होनी चाहिए। इसके साथ साथ अरस्तु ने शिक्षा के ज्ञान को अभिवृद्धि की और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें चरित्र का क्या हो सके, विकास हो सके। नैतिक उद्देश्य का मतलब है चरितार्थ। चरित्र का क्या होना चाहिए, चरित्र का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तभी वो कार्य को क्या कर सकता है, अच्छी तरह से संचालित कर सकता है। तो एजुकेशन क्या करती है, नैतिक मूल्यों में वृद्धि करती है। नैतिक मूल्यों में क्या करती है, अभिवृद्धि करती है। और नैतिक मूल्यों में अभिवृद्धि होती है तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। इसके अलावा आता है कला का विकास। नंबर 4 आता है कला का विकास, यानी संगीत कार्य, ठीक है, अन्य वैज्ञानिक कार्य। इसके साथ साथ इस सिद्धांत शिक्षा के कलात्मक उद्देश्यों का स्वीकार किया जाता है। कलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिस प्रकार कारण बताया था कि कुम्हार मिट्टी का उत्पादन करता है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, इसलिए कला का विकास होना जरूरी है। व्यक्ति में नए नए कार्य संचालित करने के गुण होने चाहिए। ये अरस्तु की शिक्षा के सिद्धांत हैं, ठीक है। प्लेटो ने कहा कि हमें एजुकेशन में इस प्रकार का सिस्टम रखना चाहिए कि जो कार्य संचालित कर रहे हैं उसके लिए सैनिक संरक्षण भी जरूरी है। यानी शिक्षा के लिए क्या है, सैनिक संरक्षण भी जरूरी है। बिना सैनिक संरक्षण से कार्य संचालित नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी राज्य की अगर हम उत्पत्ति करते हैं किसी भी राज्य की, तो उस राज्य की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सैनिक संरक्षण। यानी राज्य की अगर उत्पत्ति होती है तो उस राज्य की उत्पत्ति में हमें शिक्षा, सैनिक शिक्षा का भी उपयोग होना चाहिए, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सैनिकों की। इसलिए सैनिक संरक्षण की शिक्षा भी जरूरी है। उसके बाद बताया अरस्तु के अनुसार शिक्षा के कार्य। तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा का पहला कार्य जो है, पहला कार्य जो शिक्षा का है वो है अरस्तु के शिक्षा कार्य। शिक्षा कार्य अरस्तु का पहला कार्य है वो है सद्जीवन की प्राप्ति। क्या है, सद्भावना, सद्जीवन, सद्जीवन की प्राप्ति। यानी व्यक्ति को अपने लिए सुखी जीवन जीने की स्थिति होनी चाहिए। सद्जीवन की प्राप्ति में सहायक है। यानी व्यक्ति का सादा जीवन या सुखी जीवन जीने के लिए एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। यानी व्यक्ति को सुखी रहना है, व्यक्ति को सुख सुविधाएं जुटानी है, ठीक है, व्यक्ति को समस्याओं का निर्धारण करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सद जीवन जीना होगा। और सद जीवन किससे जिया जाएगा, शिक्षा से। तो सद जीवन की प्राप्ति में सहायक है, सद जीवन की प्राप्ति में सहायक है। नंबर 2 है वो है मानव की आवश्यकता की पूर्ति का कार्य करता है। मानव की आवश्यकता की पूर्ति का कार्य करता है। यानी कि मानव की जो जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है, एजुकेशन करता है। ये एजुकेशन का कार्य है कि मानव की जो भी आवश्यकताएं हैं
उन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रेक्षक से या क्रियात्मक या चिंतात्मक या संगीतीय या आत्म संयम या विवेक और नैतिक शिक्षा, शिष्टाचार की शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, ये सब कार्य किससे संभव है? एजुकेशन से संभव है। और एजुकेशन से संभव होने के कारण मानव की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति कौन करती है? शिक्षा करती है। मानव की 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती है परिप्रेक्ष्य में, चिंतात्मक, क्रियात्मक और परिचारात्मक। चिंतात्मक, क्रियात्मक और परिचारात्मक, ये 3 क्रियाएं, यानी चिंता जो होती है, किसी कार्य की चिंता हो जाती है, उस चिंता को दूर करने का कार्य भी, उस समस्या को ढूंढने का कार्य भी कौन करती है? शिक्षा करती है। किसी कार्य को क्रियान्वित करने की शक्ति भी किससे मिलती है? शिक्षा से मिलती है। और प्रक्रियान्वयन यानी कार्य को संचालित करने की शिक्षा भी कहाँ से मिलती है? कार्य को संचालित करने का कार्य जो विचार आता है वो भी किससे आता है? शिक्षा से। तो शिक्षा के से तीनों कार्य क्या होते हैं? संपादित होते हैं। और मानव की तीनों आवश्यकताओं की क्या करती है? एजुकेशन पूर्ति करता है। नंबर 3 है अच्छे नागरिक का निर्माण। अच्छे नागरिक का निर्माण, यानी एक अच्छे नागरिक का अगर निर्माण करना हो तो किससे संभव है? अरस्तु के अनुसार शिक्षा। शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा का कार्य क्या है? अरस्तु के अनुसार शिक्षा का कार्य पहला बताया आपको, सद जीवन की प्राप्ति में सहायक है। दूसरा है मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है। तीसरा है अच्छे नागरिकों का निर्माण भी किससे? शिक्षा से। नैतिक शिक्षा मिलती है, संगीतीय शिक्षा मिलती है, कलात्मक शिक्षा मिलती है, चरित्रात्मक शिक्षा मिलती है, शिष्टाचार की शिक्षा मिलती है, अनुशासन प्राप्त होता है। तो ये सारे कार्य किससे हैं? शिक्षा से। और शिक्षा से सारे कार्य पूर्ण होते हैं। इसी कारण एक भारत, एक राज्य को क्या मिलते हैं? अच्छे नागरिक प्राप्त होते हैं। तो अच्छे नागरिकों की प्राप्ति का मुख्य साधन भी क्या है? क्या है? शिक्षा है। क्योंकि कानूनी तौर से देखें, महिला पुरुषों के अनुसार देखें तो भी न्यायिक सम्यता के आधार पर भी इस प्रकार की भयानक स्थिति जो होती है, अराजकता फैलती है, वो जो एजुकेशन नहीं होगी तो उसमें पिशाच का मतलब भूत प्रेत की आत्मा निवास मानते हैं। अज्ञानी होता है, उसका विचार जो होता है अरस्तु के अनुसार उसमें पिशाच की स्थिति पाई जाती है, यानी भूत की स्थिति पाई जाती है। जबकि एक शिक्षित वर्ग होता है, एक एजुकेशन प्राप्त व्यक्ति होता है, उसमें शिष्टाचार की, नैतिकता की स्थिति या चरितार्थ की भावना पाई जाती है। जबकि एक जो एजुकेशन प्राप्त नहीं करता है, जो जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती, वो क्या नहीं बन सकता? एक अच्छे या सभ्य नागरिक नहीं बन सकता। तो एजुकेशन क्या देती है? अच्छे नागरिकों का निर्माण करने का कार्य करती है। उसके बाद आते हैं राज्य के मूल सिद्धांतों का प्रबंधन करती है। राज्य के मूल सिद्धांतों का निर्माण करती है या बनाती है, प्रवर्तन करती है। यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के जो संरक्षण की स्थिति है, राज्य के जो विकास की स्थिति है, उन सब के सिद्धांतों का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी राज्य को एक निर्मित राज्य की एक जिसको हम कह सकते हैं कि परिभाषित राज्य का निर्माण करने की जो पद्धतियाँ होती हैं, उस पद्धति पर जो अगर प्रकाश डालता है तो कौन डालता है? एजुकेशन। ये शिक्षा का कार्य। यानी एक आदर्श राज्य की कल्पना कब कर सकते हैं? जब उस राज्य में शिक्षा की स्थिति हो। अगर शिक्षा की स्थिति नहीं है तो उस राज्य की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, यह है शिक्षा के कार्य। एक लास्ट का रहा है सामाजिक गुणों का विकास। 5वां है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास का कार्य कौन करती है? शिक्षा। यानी समाज में जो कार्य संचालित होते हैं, समाज की जो सामाजिक स्थितियां होती हैं, समाज की जो प्रकाष्ठा होती है, समाज की जो रीति रिवाज होते हैं, समाज की जो संस्कृति होती है, उन सब का जिम्मेदार कौन है? उस सब को एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया में लाने का कार्य किसका है? शिक्षा का कार्य है। ये कौन कहता है? अरस्तु कहता है। तो शिक्षा के बारे में अगर देखें, अरस्तु की शिक्षा कार्य देखें तो शिक्षा कार्य में 5 ऐसे कार्य हैं जो
अरस्तु ने बताया कि शिक्षा के द्वारा ये 5 कार्य क्या होते हैं, किसी राज्य में संचालित होते हैं। यानी जिस व्यक्ति को एजुकेशन प्राप्त है उसको उसका जीवन क्या है, सुखी है, यानी सुख की प्राप्ति के लिए शिक्षा जरूरी है। दूसरा इन्होंने बताया मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो 3 इनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करती है, शिक्षा करती है। तीसरा इन्होंने बताया कि एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करने के लिए किसकी जरूरी है, शिक्षा की आवश्यकता है। चौथा इन्होंने बताया राज्य के जो मूल सिद्धांत, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य के संविधान हैं, जो राज्य का कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति को संचालित करने का काम भी किसका है, एजुकेशन का है। पांचवा उन्होंने बताया सामाजिक गुणों का विकास करता है, यानी एक सभ्य समाज का क्या करता है, एजुकेशन निर्माण करता है। तो ये 5 तथ्य इस प्रकार इन्होंने स्पष्ट किए कि ये 5 कार्य, किसी भी एजुकेशन का कार्य क्या है, ये 5 कार्य हैं अरस्तु के अनुसार। उससे पहले हमने बताया इनके सिद्धांत अरस्तु का सिद्धांत पहला कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। किसी भी कार्य का जो उद्देश्य है, अरस्तु के अनुसार बताया कि शिक्षा के उद्देश्य हैं, उस शिक्षा के उद्देश्य में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं और उस तत्वों में कौन से सिद्धांत हैं जिससे कि एजुकेशन प्रभावी हो सके, उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो कुछ तत्वों के सिद्धांत दिए हैं कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने का कार्य शिक्षा का है। शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य होना चाहिए, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, राजनीतिक उद्देश्य के साथ देनी चाहिए। तीसरे उन्होंने बताया शिक्षा का नैतिक उद्देश्य है, चरित्रता का विकास होना चाहिए, कला विकास होना चाहिए, ये इनके मुख्य उद्देश्य रखे गए। ठीक है। इसके अलावा से जो अरस्तु के बारे में कहा गया, प्लेटो ने अरस्तु को क्या कहा, प्लेटो ने अरस्तु को एक एकेडमी का मस्तिष्क कहा, यानी एकेडमी के मस्तिष्क की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि वो सबसे इंटेलिजेंट थे। दूसरी बात कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और उसके प्रति उनका आदर भाव भी था, लेकिन उनके विचारों से क्या थे, वो प्रतिकूल विचार दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विचारों को सत्य बताया था और जो भौतिक वास्तविक स्थिति है, वास्तविक जगत है, वस्तु जगत है, उसको क्या बताया था, असत्य बताया था। तो उसके विपरीत उन्होंने क्या बताया कि जो वस्तु जगत है, वस्तु की सत्ता विकसित की उन्होंने और वस्तु की सत्ता को ही क्या बताया कि ये वास्तविक है, जबकि विचार जगत है वो क्या है, असत्य। इसी कारण इसको यथार्थवाद का क्या कहा गया था, जनक कहा गया था। ठीक है। ये इस अरस्तु की शैक्षिक मान्यता रही है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अरस्तु की शिक्षा योजना। अरस्तु की शिक्षा योजना के बारे में अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। ये आपका